कांच के टुकड़े। 8 सितंबर की रात को महान्यायाधिकारी श्री एच.एन. सान्याल की नई दिल्ली में उनके सरकारी निवास स्थान में हत्या कर दी गई। सवेरा होते ही अकबर रोड स्थित श्री सान्याल के निवास स्थान पर अधिकारियों, पत्रकारों और सैकड़ों अन्य व्यक्तियों की भीड़ लग गई। राजधानी में इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति की हत्या के समाचार से चारों ओर तहलका मच गया। दिल्ली में श्री सान्याल अकेले ही रहते थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य कलकत्ता में थे। सदैव की भांति उस दिन भी वह अपने शयन कक्ष में अकेले ही सोए थे। कमरे से लगे हुए बरामदे में उनका एक नौकर दिलीप सो रहा था। आधी रात को अचानक बरामदे में बंधे कुत्ते के भौंकने से दिलीप की नींद खुली और वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। इतने में ही उसे श्री सान्याल के कमरे से खटपट और शीशे का कुछ सामान टूटने की आवाज़ सुनाई दी। टार्च जलाकर उसने जब अंदर झांककर देखा तो उसे कमरे में 4 व्यक्ति दिखाई दिए, जिनमें से 2 व्यक्ति श्री सान्याल को चारपाई पर पकड़े हुए थे। घबराकर दिलीप ने बचाओ, बचाओ की आवाज़ लगाई, जिसे सुनते ही अपराधी 9-2-11 हो गए। हत्या करने के उद्देश्य से अपराधियों ने एक धोती से श्री सान्याल की गर्दन कसकर बांध दी थी। अचेतावस्था में उन्हें तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, किंतु कुछ ही क्षणों में उनकी मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस के केंद्रीय कंट्रोल रूम में आधी रात को इस भयंकर हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस दल उसी समय श्री सान्याल के निवास स्थान पर पहुंच गया। निस्संदेह पुलिस के लिए ये कठिन परीक्षा की घड़ी थी। घटनास्थल की एक एक चीज का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद पुलिस को मालूम हुआ कि कोठी से न तो कोई वस्तु गायब हुई है और न कोई ताला आदि टूटा है। सबसे अधिक आश्चर्यजनक बात यह थी कि तिजोरी में रखी हजारों रुपए की नकद धनराशि को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। इन सब बातों से एक ओर तो इस हत्या का रहस्य बढ़ता जाता था और दूसरी ओर पुलिस को कोई ऐसा सुराग न मिल रहा था जिससे अपराधियों के बारे में कोई अनुमान लगाया जा सकता। शयन कक्ष की छानबीन करने पर पुलिस को कपड़े का एक झोला, चाबियों का गुच्छा तथा एक छोटी तौलिया प्राप्त हुई, जिन्हें संभवतः शीघ्रता के कारण अपराधी कोठी में ही छोड़ गए थे। चारपाई के निकट मेज पर रखे शीशे के जग और गिलास के टूटे टुकड़े कमरे भर में बिखरे पड़े थे। इन वस्तुओं के अलावा फाटक के बाहर पुलिस को एक जूता और एक चप्पल पड़ी मिली। जांच के लिए पुलिस ने इन सभी वस्तुओं को सुरक्षित रख लिया। अपराधियों के संबंध में अन्य कोई सुराग उपलब्ध न होने पर पुलिस द्वारा कोठी के नौकरों तथा श्री सान्याल से संबंधित अन्य व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की गई। पुलिस अधिकारी ने श्री सान्याल के निजी सचिव श्री सिंह से बातचीत करते हुए पूछा, क्या आप इस हत्या के संबंध में कोई जानकारी दे सकेंगे? वास्तविकता यह है कि इस भयंकर कांड से मैं स्तब्ध रह गया हूं। इस हत्या के पीछे क्या रहस्य है और इसमें किसका हाथ हो सकता है, यह अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, श्री सिंह ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए उत्तर दिया। फिर भी आप तो श्री सान्याल के अत्यंत निकट रहते थे और उनकी प्रत्येक बात की जानकारी आपको अवश्य रहती थी। क्या इधर कोई ऐसी विशेष बात हुई जिससे हत्या के कारणों के संबंध में कोई अनुमान लगाया जा सके? और कोई विशेष बात तो मेरे ध्यान में नहीं आती, श्री सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, इधर एक बात अवश्य हुई जिसका, हो सकता है, उनकी हत्या से कोई संबंध हो। क्या? पुलिस अधिकारी ने उत्सुकता से पूछा। अभी कुछ दिन पूर्व श्री सान्याल कलकत्ता गए थे। वहां से वापस आने पर मैं नई दिल्ली स्टेशन से उन्हें लिवाने गया था। रास्ते में श्री सान्याल ने मुझे बताया कि इस बार वो अपने साथ 70,000 रुपये लाए हैं। ये रकम 100 रुपयों के नोटों में थी और उन्होंने मुझसे इसे 10-10 के नोटों में बदलवाने को कहा था। जब श्री सान्याल आपसे इस रकम के बारे में बात कर रहे थे, उस समय आपके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी था? पुलिस अधिकारी ने बीच में ही प्रश्न किया। हाँ, मेरे अलावा मोटर में उनका नौकर हरिहर लंका भी था, श्री सिंह ने उत्तर दिया। फिर मैंने 2 बार में 100 रुपयों के यह नोट रिजर्व बैंक से बदलवा कर छोटे नोट श्री सान्याल को दिए, जिन्हें संभवतः उन्होंने तिजोरी में रख लिया था। इन नोटों की गिनती करने में भी हरिहर लंका ने मेरी सहायता की थी। पुलिस के लिए ये सूचना महत्वपूर्ण अवश्य थी, पर न तो तिजोरी का ताला टूटा था और न इस रकम को किसी ने हाथ लगाया था। तिजोरी में अब भी 70,000 रुपये की यह रकम सुरक्षित रखी थी। पुलिस ने नौकरों से पूछताछ शुरू की। बरामदे में सोए हुए दिलीप ने बताया कि यद्यपि उसने टार्च की रोशनी में 4 व्यक्तियों को श्री सान्याल के कमरे में देखा, किंतु वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचान सकता। सभी अपराधी कपड़ों से अपना मुंह ढके थे और उसके आवाज लगाते ही चारों व्यक्ति अंधेरे में भाग गए। श्री सान्याल के दूसरे नौकर हरिहर लंका से पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या तुमने भी कमरे से भागते हुए अपराधियों को देखा था? नहीं, मैं तो कल सेकंड शो में सिनेमा चला गया था। रात में जब लौट कर आया तो उस समय साहब को लोग अस्पताल ले जा रहे थे, हरिहर ने उत्तर दिया।
क्या सिनेमा जाने के बारे में तुमने यहाँ किसी को बताया था? नहीं, कल अचानक सिनेमा जाने का मन हुआ और मैं वैसे ही चला गया। इन प्रश्नों से हरिहर लंका की घबराहट उसके चेहरे पर स्पष्ट उभर आई थी, जिसे वो पुलिस अधिकारी की तेज निगाह से बचाने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। इतने में ही हरिहर के पैरों पर नजर पड़ते ही पुलिस अधिकारी को कुछ अटपटा सा लगा और उन्होंने उससे पूछा, तुम नंगे पैर क्यों हो? मेरी एक चप्पल खो गई है, हरिहर ने घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। उसके पैरों को ध्यानपूर्वक देखते हुए पुलिस अधिकारी को अचानक कोई ऐसी चीज दिखाई पड़ गई जिसे देखते ही वो मुस्करा पड़ा। हरिहर लंका जो पतलून पहने था उसमें नीचे के टन से कांच के कुछ टुकड़े झांक रहे थे। कांच के वह निर्जीव टुकड़े चिल्लाकर उसके अपराधी होने की घोषणा कर रहे थे। हरिहर लंका को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पतलून से प्राप्त कांच के टुकड़े और कमरे के फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों की वैज्ञानिक जांच से यह सिद्ध हो गया कि उनमें कोई अंतर नहीं है। हरिहर लंका को अब अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। अपने बयान में उसने कहा, इस अपराध में मेरे अलावा 4 अन्य व्यक्ति थे, जिनमें से मैं केवल एक व्यक्ति का नाम और पता जानता हूं। कौन है वो व्यक्ति? पुलिस अधिकारी ने प्रश्न किया। श्रीचंद, मेरठ जिले के खेकरा गांव में रहता है। उसे तुम कब से जानते हो? वो पहले कोठी में ही नौकरों के एक क्वार्टर में रहता था, किंतु उसका चाल चलन ठीक न होने के कारण उसे कुछ समय पूर्व सान्याल साहब ने निकाल दिया था। आखिर अपने मालिक की हत्या करने का विचार तुम्हारे मन में कैसे आया? असलियत मालूम करने के लिए पुलिस अधिकारी ने उससे पूछा। मैंने मन ही मन 70,000 रुपये को रकम गायब करने का निश्चय कर लिया था। इस बारे में मैंने श्रीचंद से सलाह ली और उसने इस काम में 2-3 अन्य व्यक्तियों को शामिल करने का सुझाव दिया। इस प्रकार मेरे अलावा 4 अन्य व्यक्ति इसमें शामिल थे। पर तुम लोग कमरे के अंदर कैसे घुसे? मैंने जानबूझकर कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। जब कोठी के सभी नौकर चाकर गहरी नींद में सो गए तो मेरे साथ वो चारों व्यक्ति कमरे के अंदर घुसे। मुझे मालूम था कि चाबियों का गुच्छा साहब तकिए के नीचे रखते हैं। मैंने चुपके से गुच्छा निकाला और श्रीचंद को दे दिया। श्रीचंद से तिजोरी नहीं खुल सकी। इसके बाद अन्य लोगों ने भी तिजोरी खोलने का प्रयत्न किया, पर कोई भी सफल न हो सका। इतने में ही श्रीचंद का धक्का लगने से छोटी मेज पर रखा शीशे का जग लुढ़क पड़ा और उसकी आवाज से सान्याल साहब की आंख खुल गई और वो चिल्ला उठे। पकड़ जाने के डर से 2 व्यक्तियों ने सान्याल साहब को चारपाई पर दबोच लिया और एक धोती से उनका गला कसकर बांध दिया। इतने में ही बरामदे में टार्च की रोशनी देखकर हम सब भाग गए। हरिहर लंका ने घटना का पूरा विवरण देते हुए बताया। अब पुलिस के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण कार्य समस्त अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करना था। श्रीचंद के अलावा अन्य किसी अपराधी का नाम या पता अब तक पुलिस को नहीं मालूम हो सका था। श्रीचंद को पकड़ने के लिए 2 दिन तक पुलिस खेकरा गांव का चक्कर काटती रही, किंतु उसका कोई पता न लग सका। इस बीच श्रीचंद को जानने वाले खेकरा के ही एक व्यक्ति ने समाचार पत्र में ये पढ़ा कि इस हत्या के सिलसिले में पुलिस उसकी तलाश में है। वो व्यक्ति बड़ी बुद्धिमानी से श्रीचंद को दिल्ली ले आया और इस प्रकार तीसरे दिन पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल हुई। श्रीचंद से पूछताछ करने के बाद उसी दिन पुलिस द्वारा जुम्मा, अमीलाल तथा मंजूर अहमद को भी दिल्ली में ही गिरफ्तार कर लिया गया। घटनास्थल पर प्राप्त कपड़े का झोला जुम्मा का था, छोटी तौलिया श्रीचंद की थी, चप्पल अमीलाल की थी और फाटक के बाहर प्राप्त जूता मंजूर अहमद का था। घटनास्थल पर प्राप्त यह वस्तुएं प्रत्येक अपराधी का अपराध प्रमाणित करने में समर्थ थीं। पुलिस द्वारा समस्त अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में हत्या के अभियोग में मुकदमा चलाया गया। अमोलाल मुखबिर बन गया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर न्यायालय द्वारा मंजूर अहमद और श्रीचंद को फांसी तथा हरिहर लंका और जुम्मा को आजीवन कारावास का दंड प्रदान किया गया। इस प्रकार अपनी सूझबूझ और लगन द्वारा पुलिस 3 दिन की अवधि में समस्त अपराधियों के पकड़ने और अंत में न्यायालय द्वारा प्रत्येक अपराधी को समुचित दंड दिलाने में सफल हो सकी। कहानी समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।